हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 46 लाइबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स टू कॉन्फिस्केशन, सेक्शन नंबर 47 ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, सेक्शन नंबर 47A कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, कन्वीनियंस एटसेट्रा। और इन सारे सेक्शंस के साथ एक सेक्शन हम और पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 52 बोलता है power to arrest without warrant, to seize article liable to confiscation and to make searches। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 46। 46 बताता है लाइबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स टू कॉन्फिस्केशन। लाइबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स टू कॉन्फिस्केशन, इसके अंदर बताया गया क्लॉज 1 में, वेयर एवर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विच इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। अगर कोई भी ऑफेंस अगर कमिट किया जाता है जो कि इस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल है, तो जो भी इंटॉक्सिकेंट मटेरियल, स्टील, यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट्स, एपरेटस इन रिस्पेक्ट और बाय मीन्स ऑफ विच सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जिस मटेरियल, इंटॉक्सिकेंट या स्टील यूटेंसिल के द्वारा वो ऑफेंस किया गया है वो, प्लस एंड द रिसेप्टेकल पैकेजेस कवरिंग्स इन विच एनी सच इंटॉक्सिकेंट मटेरियल, स्टील, यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट्स और एपरेटस इज और आर फाउंड, एंड द अदर कंटेंट्स इफ एनी of the receptacles or packages in which the same is or are found, and the animals, carts, vessels, rafts and other convenience used in carrying the same shall be liable to confiscation। यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी अगर ऑफेंस जो कि इस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल है, उसमें अगर कोई भी यूटेंसिल, मटेरियल या फिर स्टील यूटेंसिल यूज़ की जाती है जिससे वो ऑफेंस कमिट करने के लिए उसको यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ जो भी वेसल, राफ्ट्स और अदर कन्वीनियंस है जो उसको यूज किए गए कैरी आउट करने के लिए, वो सारे के सारे कन्फिस्केशन मतलब जब्त कर लिए जाएंगे या फिर सीज बाय अथॉरिटी। कन्फिस्केशन का मतलब होता है सीज्ड बाय एनी अथॉरिटी। सेक्शन नंबर 47 को पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 47 बताता है ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, लेकिन सेक्शन नंबर 47 को पढ़ने के पहले हमको सेक्शन नंबर 52 को पढ़ना जरूरी होता है। देन हम सेक्शन नंबर 47A को पढ़ेंगे, देन सेक्शन नंबर 47 को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 52 क्या बोलता है? पावर टू अरेस्ट। इसकी जो हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेक्शन नंबर 52 बोलता है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, टू सीज आर्टिकल लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड टू मेक सर्चेस। इसमें बताया गया एनी एक्साइज ऑफिसर या एनी पुलिस ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक एज स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब करे, और सिंगल ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो तीन ऑफिसर्स के बारे में बात की गई है, एक्साइज ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनको ड्यूली एम्पावर किया गया है। किस चीज़ के लिए एम्पावर किया गया? तो ये जो तीन क्लॉज है इनके लिए इनको एम्पावर किया गया। पहला क्लॉज ए में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन फाउंड कमिटिंग एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर। कोई भी पर्सन को वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। किस पर्सन को? जो ऑफेंस कर रहा हो जो कि पनिशेबल हो अंडर सेक्शन 23A, 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38A, 40 एंड 49A। अगर इनमें कोई ऑफेंस कर रहा है तब। उसके बाद क्लॉज बी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमको अगर सेक्शन नंबर 47A को इसके बाद पढ़ना है तो इसके लिए हमको सेक्शन नंबर 52 का ये क्लॉज बी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि शेल seize and detain any intoxicant or other article which he has reason to believe to be liable to confiscation under this act or any other law for the time being in force relating to excise revenue। इसमें बहुत क्लियरली स्टेट किया गया है कि ये ऑफिसर्स सीज कर सकते हैं और डिटेन कर सकते हैं किसी भी इंटॉक्सिकेंट या अदर आर्टिकल को जिनमें उनको रीजन टू बिलीव है, मतलब उनको लगता है कि वो आर्टिकल्स को डिटेन करना ज़रूरी है और उनको वो लायबल हैं कॉन्फिस्केशन करने के लिए, वो मटेरियल्स, वो यूटेंसिल्स जो कि सेक्शन नंबर 46 में बताई गई हैं, तब वो उस आर्टिकल्स को सीज और डिटेन करके रख सकते हैं। अब आते हैं इसके क्लॉज सी में, मे डिटेन एंड सर्च एनी पर्सन। सर्च भी कर सकते हैं उस पर्सन के लिए अपॉन हुम एनी वेसल, क्राफ्ट, व्हीकल, एनिमल, पैकेज, रिसेप्टेकल और कवरिंग इन और अपॉन which he may have reasonable cause to suspect any such article to be।
तो वो साथ ही साथ डिटेन करने और साथ साथ सर्च भी कर सकते हैं उस पर्सन को, और साथ ही साथ वेसल, क्राफ्ट, व्हीकल, एनिमल, पैकेज या रिसेप्टेकल को भी डिटेन करके, सर्च करके डिटेन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन सेक्शन नंबर 47A में चलते हैं। तो सेक्शन नंबर 47A क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 47A सिंपल बोलता है कि कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, कन्वीनियंस एटसेट्रा। इसके क्लॉज 1 में बताया गया है, वेन एवर एनी ऑफेंस कवर्ड बाय क्लॉज ए और बी ऑफ सब सेक्शन 34 क्लॉज 1, अगर कोई सेक्शन नंबर 34 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए और बी में अगर कोई ऑफेंस करता है, एंड द क्वांटिटी ऑफ लिकर ऑफ ऑफेंस एक्सीड्स 5 बल्क लीटर, वो जो क्वांटिटी है उस लिकर की, जो ऑफेंस हो रहा है उस समय, उस ऑफेंस के टाइम पे जो क्वांटिटी ऑफ लिकर है वो एक्सीड हो गई है 5 बल्क लीटर, तो देन एवरी ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 52, जो अभी हमने सेक्शन 52 डील किया, उसमें जो भी ऑफिसर एम्पावर्ड हैं, वाइल सीजिंग एनी इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, कन्वीनियंस और अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ 34 और सेक्शन 52 ऑफ दिस एक्ट shall place on the property seized a mark indicating, यहाँ पे सीधे साफ बताया कि जब भी वो जो सेक्शन 52 में एम्पावर्ड ऑफिसर्स हैं वो सीज कर रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक मार्क करेंगे उस प्रॉपर्टी सीज्ड पे, जो प्रॉपर्टी सीज की गई है उसमें मार्क करेंगे, इंडिकेट दैट सेम हैज़ बीन सो सीज्ड एंड शेल विदाउट अनड्यू डिले आइदर प्रोड्यूस or the seized property before officer not below the rank of district excise officer। किसके सामने पेश करना होगा इनको? जो ऐसे ऑफिसर के सामने जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के बिलो के रैंक का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं इसके क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में बताया गया है, व्हेन द कलेक्टर अपॉन प्रोडक्शन बिफोर हिम of intoxicant articles, implements, utensils, materials, convenience or on receipt of a report about such seizure, इसमें यह है कि जब कलेक्टर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्या, किस चीज़ को लेके, ऑफेंस जो है वो कवर किया गया है 34 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और बी के अंतर्गत, और जो क्वांटिटी है वो एक्सीड है 5 बल्क लीटर की, तब जो कलेक्टर हैं वो ऑन द ग्राउंड टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग ऑर्डर द कॉन्फिस्केशन। कौन ऑर्डर कर रहा है? कलेक्टर कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर, किस चीज़ का? कॉन्फिस्केशन का, ऑफ इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, कन्वीनियंस एटसेट्रा। और साथ ही साथ इसमें यह भी बता दिया गया कि ही में, जो कलेक्टर हैं, ही में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, जब प्रोसीडिंग पेंडिंग होगी, फॉर सच कॉन्फिस्केशन पास एन ऑर्डर ऑफ इंट्रीम नेचर। यहाँ पे कलेक्टर का एक इंट्रीम नेचर का ऑर्डर के बारे में बात की गई है कि इंट्रीम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं फॉर द कस्टडी डिस्पोजल ऑफ द कॉन्फिस्केटेड इंटॉक्सिकेंट। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसका क्लॉज 3 क्या बोलता है। नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2, इसमें जो बताया गया है, नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड अनलेस द कलेक्टर हैज़, जब तक कि कलेक्टर क्लॉज 2 का ऑर्डर तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्होंने ये कंडीशंस को फॉलो ना किया हो। तो पहला बता दिया है क्लॉज ए में, सेंट एन इंटीमेशन इन अ फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्साइज कमिश्नर अबाउट द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, कन्वीनियंस टू द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस ऑन अकाउंट ऑफ विच सीजर हैज़ बीन मेड। तो यहाँ पे बताया है कि जो क्लॉज 2 का ऑर्डर है वो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक एक इंटीमेशन सेंड ना किया जाए उस कोर्ट को जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है उस ऑफेंस को ट्राई करने का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बताया है क्लॉज बी में कि क्लॉज 2 का ऑर्डर जब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसको, जिस व्यक्ति ने, पर्सन फ्रॉम हुम सच इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल, इम्प्लीमेंट, यूटेंसिल, मटेरियल, कन्वीनियंस have been seized and to have any person is taking claim to it
and to any other person who has appeared before collector to have interest in it। तो जो भी पर्सन के पास से वो चीज़ें सीज की गई हैं उसको नोटिस ना कर दिया जाए तब तक क्लॉज 2 का ऑर्डर नहीं होगा। उसके बाद क्लॉज सी में क्या बताया है, अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू पर्सन इन क्लॉज बी अबव ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द प्रपोज्ड कॉन्फिस्केशन। साथ ही साथ जो पर्सन इसमें क्लॉज बी में आया है उसको सुनेंगे भी, उसके सुने बिना आप कोई भी कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास नहीं करेंगे। मतलब एक कलेक्टर के लिए बताया कि क्लॉज 2 का ऑर्डर आपको कब पास नहीं करना है, मतलब इन चीज़ों को किए बिना आप क्लॉज 3 का कंप्लाई किए बिना आप क्लॉज 2 का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। 47 क्लॉज 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज हो जाता है क्योंकि इसमें कॉन्फिस्केशन में कलेक्टर की डिटेल्स बताई गई हैं कि कब कलेक्टर उनको सीज कर सकते हैं और कब सीज का ऑर्डर कर सकते हैं। और क्लॉज 3 में बता दिया है कि उनको उस ऑर्डर को पास करने के पहले क्या क्या चीज़ें पूरी करनी होंगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 47A तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 47A कंप्लीट होने के बाद हम सेक्शन नंबर 47 में चलते हैं। तो ये 47A कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन नंबर 47 ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, वेयर इन एनी केस ट्राइड बाय हिम द मजिस्ट्रेट डिसाइड्स दैट एनीथिंग इज लायबल टू कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 46। कोई भी केस जो कि ट्रायल है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो और जो आर्टिकल्स उसमें हैं एनीथिंग इज लायबल टू कॉन्फिस्केशन अंडर 46, जो सेक्शन 46 में लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट उनको ऑर्डर करेंगे, ही शैल ऑर्डर कॉन्फिस्केशन ऑफ द सेम। तो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब इसके बाद प्रोवाइडेड दैट में बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी इंटीमेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 47। अभी हमने पढ़ा कि कलेक्टर जो है वो मजिस्ट्रेट को इंटीमेशन देंगे, वही इंटीमेशन की बात की गई है। प्रोवाइडेड दैट वेयर इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 3 क्लॉज ए ऑफ 47A has been received by the magistrate, he shall not pass any order in regard to confiscation until the proceeding pending before the collector। मजिस्ट्रेट कोई भी कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर जब तक पास नहीं करेंगे जब तक वो he shall not pass order in regard to confiscation until the proceeding, जब तक प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग हो बिफोर द कलेक्टर अंडर सेक्शन 47A। अगर इंटीमेशन मिल चुके हैं मजिस्ट्रेट को कि वो प्रोसीडिंग ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर द कलेक्टर, तब वो ऑर्डर को पास नहीं करेंगे। अब उसके बाद आगे बताया है क्लॉज 2 में बताया गया कि वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बट द ऑफेंडर इज नॉट नोन। यहाँ पे बताया कि ऑफेंडर जो है वो नॉट नोन है और कैन नॉट बी फाउंड, तब द केस शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिटरमाइंड बाय द कलेक्टर हु में ऑर्डर कन्फिस्केशन। तो यहाँ पे अगर ऑफेंडर नॉट नोन या फिर कैन नॉट बी फाउंड है तब कलेक्टर उसकी इंक्वायरी करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि जो कॉन्फिस्केशन कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके प्रोविजन में बताया प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ। ये लिमिटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। Until the expiration of 1 month from the date of seizing the thing intended to be confiscated or without hearing any person who may claim any right thereto and the evidence which he may produce in support of the claim। इस प्रोविजन में एकदम सिंपली ये बताया गया कि कलेक्टर कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे 1 महीने फ्रॉम डेट ऑफ सीजिंग जब हुई है उसके 1 महीने तक कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे, और साथ ही साथ कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे जब तक वो जो पर्सन जो क्लेम कर रहा है कि वो जो इंटॉक्सिकेंट या फिर स्टील यूटेंसिल जो भी चीज़ें हैं एटसेट्रा वो उसकी हैं, एंड एविडेंस विच ही में प्रोड्यूस, और जो पर्सन है वो उसके बिहाफ में एविडेंस पेश कर रहा हो उसके क्लेम को लेके। यहाँ पे एक चीज़ और बता दी गई है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द थिंग इन क्वेश्चन इज लायबल टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। जो भी थिंग कॉन्फिस्केट की गई है वो स्पीडी और नेचुरल डिके के लिए, मतलब वो सड़ भी सकती है और गल भी सकती है, तो तब जब वो चीज़ स्पीडी और नेचुरल डिके की हो तब, और इफ़ द कलेक्टर इज ऑफ ओपिनियन दैट द सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर। और कलेक्टर का जो ओपिनियन है वो ये है कि जो चीज़ कॉन्फिस्केट की गई है
वो उसको सेल कर दिया जाए फॉर द और उस सेल से बेनिफिट होगा ओनर को। किसको बेनिफिट हो रहा है? ओनर को, उस सेल से जो चीज़ें कॉन्फिस्केट की गई हैं। तब कलेक्टर क्या करेंगे? कलेक्टर में एट एनी टाइम डायरेक्ट टू बी सोल्ड, वो सेल करवा देंगे उस चीज़ों को। एंड द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकल अप्लाई टू नेट प्रोसीड ऑफ सच सेल। जो भी प्रोसीड्स आएगा वो अब आगे की सेक्शंस में हम उसको डील करेंगे कि उस नेट प्रोसीड का क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट है, स्पीडी या नेचुरल डीके की होना चाहिए, या फिर कलेक्टर का ओपिनियन होना चाहिए कि उससे बेनिफिट होगा ओनर को।